हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज से मैं 10th क्लास के नागरिक शास्त्र स्टार्ट कर रहा हूं और यानी जो भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज से मैं एकदम सिंपल एक एक लेक्चर को एकदम बेसिक से चलने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है, अपना नोट्स तैयार कर लेना है और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र हो गया और आपका ये चैप्टर जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है ना, तो क्लास 10th भी लिख देते हैं। और ये चैप्टर जो है हमारा, ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, ये आपका चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम लोग आज से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उस पर आपको ध्यान से देखना है। तो हम सबसे पहले नागरिक शास्त्र के बारे में जान जाते हैं कि पहले नागरिक शास्त्र क्या होता है, फिर उसके बाद से हम इस चैप्टर पे भी आएंगे। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा दे रहा हूं कि नागरिक शास्त्र। ये नागरिक शास्त्र क्या होता है, तो नागरिक शास्त्र की अगर परिभाषा लिखना होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान की, क्या होता है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, या मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं। एक छोटा सा डिफिनीशन के तौर पे आपको मैंने ये बता दिया कि नागरिक शास्त्र कहेंगे किसको, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग नागरिक शास्त्र बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे आप लोगों में जिनको ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे एक अपने घर के एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप घर के सबसे बड़े लड़के हैं, घर के बड़े हैं आप, और आपके छोटे छोटे भाई हैं। तो आपको क्या है कि अगर आप बड़े हो घर पे, तो आपका ये अधिकार है कि अगर आपका छोटा भाई अगर कुछ गलती करता है तो आप उसे मार सकते हो, पीट सकते हो, डांट सकते हो। एक बड़े होने के नाते आप उसे डांट सकते हो, मार सकते हो या समझा सकते हो। ये आपका अधिकार है, अधिकार है क्योंकि आप बड़े हो। लेकिन बड़े होने के साथ साथ आपका एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या है कि जब भी आप बाहर जाते हो, मार्केट जाते हैं, तो वहाँ से आप कुछ भी अपने छोटे भाइयों के लिए मिठाइयाँ लेकर आएँ या कुछ गिफ्ट लेकर आएँ या उनके लिए कुछ सामान लेकर आना। ये आपका कर्तव्य है कि जब भी आप मार्केट जाएं तो अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आया करें। ये आपका कर्तव्य भी है। उसी तरह हम इस देश में रहते हैं तो हमारा भी कुछ मौलिक अधिकार है और हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य है। जैसे भारत देश में रहते हैं तो हमारा मौलिक अधिकार है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि रोड बन रहा है, जैसे बिजली लग रही है या गड्ढे खुदाई हो रहा है, तो उन सारे सरकारी काम जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं रोड ही बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो सड़क में कितने खर्च आ रहे हैं, कितना का बजट बना है और कितना काम हुआ है, ये सब कुछ जानकारी पाने का आपके पास अधिकार है। क्योंकि जो भी सड़क बनता है हमारे और आपके ही टैक्स के पैसों से सड़क बनता है। तो ये अधिकार बनता है कि जब भी रोड या सड़क आपको दिखाई, मतलब बन रहा है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का आपके पास अधिकार है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक कर्तव्य भी मिला हुआ है, कर्तव्य भी है हमारा।
कहने का मतलब है कि नागरिक शास्त्र जब आप पढ़ोगे तो नागरिक शास्त्र जो होता है एक अच्छे नागरिकता का अध्ययन कराता है। आप एक समाज में अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, आपका क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उन सब चीज़ों का नॉलेज आपको पाना है तो आपको नागरिक शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है आपका? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, इसमें हम सत्ता की साझेदारी तो समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे सत्ता की साझेदारी, लेकिन सत्ता की साझेदारी को समझने से पहले हम लोकतंत्र को समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। हेडिंग लगिए, नोट्स भी तैयार करते चलिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ नोट्स करते कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे सबसे पहले हम क्या समझेंगे, लोकतंत्र क्या होता है। अब इसको हम समझ जाते हैं। तो ये जो आपका लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा किसी के पास पावर होता है ना। लोकतंत्र बनाया इसलिए गया है कि पावर किसका होगा, पावर सबसे ज़्यादा होगा तो जनता के पास होगा, उसको ही लोकतंत्र कहते हैं। जैसे देखो, ये लोकतंत्र है ना, ये ग्रीक वर्ड के, यह जो है लोकतंत्र है, ये ग्रीक वर्ड के, ग्रीक शब्द के, ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो लोकतंत्र है, अब देखो ये लोकतंत्र का एक और नाम से इसको जनतंत्र भी बोला जाता है। आप देखते होंगे, जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, तंत्र मतलब शासन, यानी जनतंत्र भी इसको बोला जाता है। लोकतंत्र को जनतंत्र भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको हम लोग डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। तो ये लोकतंत्र है ना, ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तो ग्रीक के दो शब्द होते हैं, यही जो डेमोक्रेसी जो है ना, इसी से डेमोस और क्रेसिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक मान लो ये डेमोस हो गया, दो शब्द से मिलकर बना हुआ ग्रीक का, एक डेमोस और ये आपका एक क्रेसिया। ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है आपका, डेमोक्रेसी बना है, यानी लोकतंत्र बना है। अब डेमोस का मतलब क्या होता है, ये आपका डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। क्रेसिया का क्या मतलब होता है, शासन। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। अर्थात हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। लोकतंत्र किसको कहेंगे, जनता का शासन, यानी जिसके पास सबसे अधिक पावर होता है वो किसके, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा किसी के पास पावर होता है तो वह जनता के पास होता है। अब पूछेंगे कैसे जनता के पास सबसे अधिक पावर होता है, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी नेता मंत्री होंगे, भले वो कितना भी उछल ले, लेकिन वो कितना साल उछलेंगे, 5 साल। 5 साल के बाद फिर से जनता के पास ही पावर होती है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अपने एरिया में, अपने निर्वाचित क्षेत्र में, तो ये जनता के पास पावर होती है कि उनको वोट ना देकर उनको सत्ता से बाहर कर सकती है। यानी जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता में लाती है, उसको सरकार बनाती है, और जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता से बाहर करती है। यानी इतनी पावर होती है जनता के पास। ठीक है, तो हम इसको डिफिनीशन के तौर पर भी लिखना होगा लोकतंत्र को, तो लिख सकते हैं कि लोकतंत्र वह रूप है जिसमें शासन का संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है, जनता के हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। यानी लोकतंत्र वह रूप है जिसमें शासन का संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है, यानी जनता ही मालिक होता है। आप देखते होंगे लोकतांत्रिक देश की सबसे खूबसूरती बात जो है, सबसे खूबसूरत जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जनता में है। जनता जिसको चाहती है, जनता इस बार चाहेगी कि बीजेपी आए सरकार में,
तो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी क्या होंगी, जीत जाएगी तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जनता चाहेगी कि आरजेडी की सरकार बनाना चाहेगी तो क्या करेगी, सारे जो भी जनता है, जितनी जनता है वो सब आरजेडी को वोट देंगे और आरजेडी क्या होगी, वो बहुमत से जीतेगी और जीतने के बाद से वो सत्ता में आएगी। वैसे ही जनता जिसको चाहती है, यानी सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होती है वह जनता के पास होती है। यानी जनता ही डिसाइड करती है कि किसको हमको सत्ता में लाना है और किसको सरकार से मतलब सत्ता से बाहर करना है। ये सब कुछ डिसाइड करता है कौन, जनता करती है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा किसी के पास पावर होता है तो वह जनता के पास होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे, एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनका नाम लिख देते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ये कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन के अनुसार इन्होंने भी लोकतंत्र को परिभाषित किया था। कैसे किया था वो हम देखते हैं। इन्होंने बताया था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र वह है सबसे परफेक्ट जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन, जनता के द्वारा चुने गए शासन लोकतंत्र कहलाता है। चुने गए शासन लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार ये कौन थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने सबसे परफेक्ट, सबसे फेमस जो है ना लोकतंत्र की परिभाषा आप कह लीजिए तो यही है। इनके अनुसार क्या था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जो शासन होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। यानी जनता का जो भी होगा, कौन होगा, जनता का नेता होगा। ठीक है, जनता का मतलब जनता का जो नेता होगा, किसके लिए नेता होगा, जनता के लिए। यानी जनता का जो नेता होगा वो जनता के लिए ही नेता होगा। यानी जनता का जो नेता होगा वो जनता के लिए ही नेता होगा। अब देखो, जनता के द्वारा अब वो नेता बनेगा जो जनता का नेता होगा और जनता के लिए ही वो नेता होगा। वो उसको कौन चुनेगा, वो किसके द्वारा नेता बनेगा, तो जनता के द्वारा ही। यानी जनता का ही नेता होगा, जनता के लिए ही उसको काम करना है और वो नेता भी चुने जाएगा तो जनता के द्वारा ही वो नेता चुने जाएगा। इसी को शासन व्यवस्था को, इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो इनके अनुसार मुझे उम्मीद है कि ये लोकतंत्र आपको समझ में आया होगा। अब लोकतंत्र के कुछ प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। तो आप लोग एक नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोकतंत्र के प्रकार, इसको हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सबसे फायदा होगा। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम देखेंगे कि जो ये 2 प्रकार होते हैं लोकतंत्र का, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 नंबर देकर लिखते हैं क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अब क्या हो जाएगा, एक देश है स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, एक देश है। अब देखो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसमें क्या होते हैं कि जो जनता होती है ना, वो जनता वो सीधे सरकार को चुनती है। कैसे चुनती है, जैसे मान लेते हैं कि एक एरिया हो गया, ये फील्ड टाइप का, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो फील्ड टाइप का हो गया, पूरी जनता यहाँ पे आ गई और जो जो उम्मीदवार है, मान लो 2-3 उम्मीदवार हैं, तो जनता डायरेक्ट कहती है हमें इस उम्मीदवार को ही क्या करना है, इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कुछ भी बनाना है वो डायरेक्ट क्या करेगी, इनको चुन लेगी, या इनको चाहेगी कि ये अच्छे हैं हमारे लिए तो इनको डायरेक्ट चुन लेगी, तो डायरेक्ट चुनती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में जब भी उम्मीदवार, जब भी चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से क्या होती है, हमारे देश में जो जनता होती है, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। अब प्रतिनिधि कौन होते हैं, तो आपके निर्वाचित क्षेत्र से जो जीतते हैं, जो उम्मीदवार जीत जाते हैं उसी को प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे विधानसभा की चुनाव होती है तो उसका प्रतिनिधि आपके विधायक हो जाएंगे, और लोकसभा की चुनाव होगी तो उसमें जो आपके प्रतिनिधि होंगे वो आपका MP संसद हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके ये सारे हम लोग कैसे होता है, इनडायरेक्टली हमारे तरफ क्या होता है, हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि क्या होते हैं, उसमें से प्रतिनिधियों की संख्या होती है, उसमें से कोई एक, उसमें से मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है। तो हम लोग इनडायरेक्टली, यानी जनता क्या करती है हमारे देश में, जनता जो होती है अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनाती है, ठीक है। तो हम लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ पे किस तरह की लोकतंत्र है, तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसको भी एक परिभाषा लिख लेते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र परिभाषा लिख सकते हैं, यह क्या हो सकता है कि वैसा लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, सरकार को चुनती है, उसको ही क्या बोलते हैं, चुनती है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इंडिया लिख लीजिए, भारत लिख लीजिए, हमारा देश में कौन सी लोकतंत्र चलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। अब मैंने 2 टॉपिक को कवर कर दिया, आपको नागरिक शास्त्र के बारे में कुछ बता दी और दूसरा लोकतंत्र के बारे में बताया। अब हम चलेंगे सत्ता की साझेदारी। अब आपके इस टॉपिक का अगला जो हमारा शीर्षक जो दिख रहा है, सत्ता की साझेदारी, इसको हम समझाते हैं बहुत बेसब्री से, बहुत अच्छा लगेगा।